आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 1। देखो, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करना किसी भी गिवन करंट के लिए, किसी भी गिवन वोल्टेज के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और क्यों ये डिफरेंट है डीसी करंट से, क्या इसमें और डीसी करंट में डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सर्किट पे। कौन से सर्किट पे? आर सर्किट लगाया हो अगर मैंने किसी एसी सोर्स के अक्रॉस, फिर मैंने एल सर्किट लगाया हो, एल सर्किट क्या होता है, इंडक्टर लगाया हो, फिर मैंने कोई कैपेसिटर लगाया हो और उनके फेजर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, बेस्ट तरीके से आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या, ठीक है। देखो भाई, हमने अभी तक बैटरी लगा के बहुत सारे सर्किट वर्किट सॉल्व कर लिए, क्रैश कोर्स में किया था जब जेई के क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे हमने किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़े थे। तो हम क्या करते थे, इस तरह का कोई रजिस्टर होता था, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते थे, है ना, और इसे हम बोलते थे, बैटरी थी, इसका वी वोल्टेज होता था। मतलब ये क्या है, ये डीसी सोर्स होता था। मतलब इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, वो तो चेंज हो सकता था लेकिन कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी। अब एसी सोर्स इससे कैसे डिफरेंट है? मान लो मैं यहां पे एक ऐसा एसी सोर्स लगा दूं। एसी सोर्स को ऐसे दिखाता है, पहली चीज तो ये समझ लेनी है आपको, ठीक है। इस तरह से एक पड़ा हुआ सांप दिखा दो, वो एसी सोर्स हो गया, ठीक है। एसी सोर्स जो मैंने लगाया है, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि वो हर एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। वैल्यू तो चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है एक साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। जनरल जो हम मानते हैं, जो चीजें हम जनरली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइनोसॉइडल्स होंगे। उसके अलावा थोड़े डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के एसी सोर्सेज और एसी में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये क्यों मैंने एसी माना है? क्योंकि देखो, अगर इसका टाइम पीरियड है 0 से लेके और टी, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड टी हो गया, तो यहाँ पे t/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे t/4 हो गया टाइम, ठीक है। यहाँ पे 3t/4 हो गया। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या कर रहा है, पहले इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर 0 हो रही है। उसके बाद डायरेक्शन ही चेंज कर ले रहा है अपनी और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर नेगेटिव में घट रही है, अगेन 0 हो रही है, ठीक है। पहले वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है t/4 तक, उसके बाद वैल्यू पॉजिटिव में घटती है t/2 तक, उसके बाद वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है 3t/4 तक, और फिर नेगेटिव में घटती है और अगेन हो जाती है 0। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये अल्टरनेटिंग इसलिए है क्योंकि एक डेफिनेट टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए ये अल्टरनेटिंग। अब आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूं, उनमें आपको पहचान लेना है कि कौन सा अल्टरनेटिंग है, कौन सा डीसी है। इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। यहां पे चीजें समझ में आ गई, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। इवन जेई के सवाल सॉल्व करने में भी, बोर्ड तो होगा ही होगा, जेई भी आपका ये समझो क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो भाई, ये अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि ये एसी है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं तो भी मैं बोलूंगा कि ये एसी है। क्यों है? क्योंकि डेफिनेट टाइम के बाद में, आधे साइकिल के बाद में उसने क्या किया, अपनी वैल्यू को बिल्कुल इन्वर्स कर लिया, मतलब कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है भाई। फ्लक्चुएशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, चेंज इन डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे जो भी बुक पढ़ रहे हो वहां पे जैसे लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये बात समझ के चलो कि डेफिनेट टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ये एसी है। ये जो लिखा हुआ है मैंने, क्या ये एसी है? ये एसी का एग्जाम्पल नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल नहीं है। अगर करंट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, करंट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 हो रही है। नेगेटिव में मैक्सिमम और 0 तो हुई नहीं, इसका मतलब ये कोई एग्जांपल नहीं है अल्टरनेटिंग करंट का। समझ में आ गया होगा यहां से कि अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं और किसे बोलते हैं, ठीक है भाई। ऐसी चीज अपन डायोड वायोड में भी पढ़ेंगे
कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, वहां पे अलग बातें की जाएंगी, अभी बहुत दूर है वो सब चीजें। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी अगर मुझे साइनोसुडल करंट का डायग्राम हो, साइनोसुडल वेव दे रखी हो, करंट की हो, चाहे वो ईएमएफ की हो, पोटेंशियल की हो, मैं उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो एवरेज वैल्यू के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू अगर मैं बात करूं, यहां लिख रहा हूं एवरेज वैल्यू, उसके बाद आरएमएस वैल्यू पे चर्चा करेंगे, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज जो होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखो भाई, समझने की कोशिश करो। ये अपने पास में कोई ग्राफ हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का इस तरह से ग्राफ हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या है कि इसका टाइम पीरियड है टी, टाइम पीरियड क्या है, टी है। अगर टाइम पीरियड टी है तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t। अब ओमेगा को 2π/t क्यों लिखा, क्योंकि ये जो साइनोसुडल कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये साइन का कर्व है। तो इसकी इक्वेशन जो लिखी जा सकती है, I = I0 sin ω t। किसी भी टी टाइम पे अगर ये ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो इसे लिखा जा सकता है I = I0 sin ω t, ठीक है। जिसमें I0 कौन सी वैल्यू होगी भाई, I0 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, ये I0 हो गई। और I जो है टाइम के साथ में, T यहाँ पे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, I है। करंट जो है टाइम के साथ में ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है जी, बहुत ही सही। ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि वैल्यूज अपनी ऑलमोस्ट सेम चलती रहे, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं इसको, ये हो गया भाई। अब यार एक बात समझो, अगर इसका टाइम पीरियड T है तो T को 2π/ω लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। T को क्या लिख सकता हूं, 2π/ω लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब यहां पे टाइम जो है, अगर मुझे सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी, तो वो हो जाएगा 2π/ω, ठीक है। यहां पे टाइम कितना होता है, यहां पे तो टाइम पीरियड होता है T, यहां पे कितना होता है T/2, एक चक्कर का पूरा समय होता है T। मतलब यहां तक इस वेव ने T टाइम एक चक्कर पूरा कर लिया, मतलब कि टाइम पीरियड T के बराबर दूरी, मतलब टाइम पीरियड T के बराबर समय तक ये चल चुकी है, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो आधा टाइम पीरियड होगा, यानी कि T/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को इधर लाओ, π/ω, तो यहां पे टाइम आ रहा है इसका π/ω, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, इस पूरे के पूरे साइनोसुडल कर्व की वैल्यू निकालना चाहता हूं, एवरेज वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ये चीज आपको पता ही है तो मैं हटा रहा हूं। एवरेज वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी I एवरेज बराबर, एवरेज करंट क्या होती है, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चार्ज फ्लोन कितना हुआ, Q, टोटल चार्ज फ्लोन Q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब कि एक चक्कर में चार्ज कितना फ्लो हुआ, वही तो एवरेज करंट देगा मुझे। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी मैं बोलता हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैं एक चक्कर के लिए बात करूं तो टाइम एक चक्कर के बराबर हो गया, यानी कि टाइम पीरियड हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे लिखना है। अब देखो चार्ज कितना फ्लो होगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा I dt डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dt, ठीक है। I dt क्यों लिखा मैंने भाई, Q = होता है I dt, I की वैल्यू क्या होती है, Q/dt। अगर मैं dt टाइम के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो dt टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ है उसे लिखूंगा, g2 टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ उसे लिखूंगा I dt। करंट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो dt टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ, चार्ज डिवाइडेड बाय dt, और टाइम को मैं लिख रहा हूं dt, क्योंकि dt टाइम में हुआ है इसलिए टोटल टाइम कितना ले रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं dt को। अगर वो एक चक्कर के लिए होगा तो इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो एक चक्कर का समय आ जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब बोले भाई ये सर मेरे को समझ में आ गया, आपने कैसे लिखा है, आगे चर्चा करो। तो आगे चर्चा करते हैं भाई, I एवरेज की जो वैल्यू है, जो अपना करंट का फंक्शन है वो क्या है, I0 sin ω t। तो लिख देते हैं भाई I0 sin ω t, I की वैल्यू रख दी, dt एज इट इज, ओके, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dt, ठीक है जी। अब मैं कहां के लिए निकालू, आप बोलो एवरेज वैल्यू एसी सर्किट के लिए कहां के लिए निकालू, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पहले पूरे सर्किट के लिए निकाल दो। पूरे सर्किट के लिए मतलब कि इस पूरे एक टाइम पीरियड के लिए, तो 0 से और t के लिए निकाल दूं, एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड के लिए अगर मैं I एवरेज निकालता हूं तो टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक लिखी जाएगी, 0 से और t तक रखी जाएगी, और t की वैल्यू क्या है, 2π/ω। तो ये वैल्यू मैं 2π/ω भी रख सकता हूं। सिमिलरली 0 से और t यानी कि 2π/ω। t की वैल्यू t में नहीं रख रहा हूं, 2π/ω रख रहा हूं, क्योंकि ओमेगा नोन है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/ω की टर्म में रिप्लेस कर। आगे चलो भाई, इसको करते हैं इंटीग्रेट।
इंटीग्रेट करूंगा तो आई नॉट एज इट इज, उसके बाद मेरे पास आएगा साइन ओमेगा टी डी टी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गया। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाय ये टर्म dt का इंटीग्रेशन t की जो वैल्यू रखूंगा 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, आई एवरेज की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा आई नॉट अपॉन 2 पाई, ओमेगा को ऊपर ले गया तो ओमेगा ऊपर चला गया, और ओमेगा ऊपर चला गया, यहां पे आ रहा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही आ रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये बन गया। अब देखो भाई, ओमेगा से तो मैं ओमेगा कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये बन गया आई नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, लिमिट्स मैंने पुट नहीं किया, ओमेगा कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा, लिमिट रख रहा हूं, टी की वैल्यू रखूंगा 2 पाई अपॉन ओमेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगेन टी की वैल्यू रखूंगा 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0। ठीक है भाई, ये देखो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस 0 क्या होता है भाई? कॉस 0 1 होता है, और कॉस ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, 2 पाई का मतलब 360, कॉस 360 कितना होता है? वो भी 1 होता है, तो इसका मतलब -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो आ गई मेरे पास में वैल्यू एक साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव, जो कि हमारे सिलेबस में कितनी आ गई? 0। समझ में आया कैसे लिखा है? क्लियर है बिल्कुल विजन? अपन ने क्या किया, अपने को आई एवरेज निकालनी थी, तो मैंने देखा चार्ज कितना फ्लो हुआ dt टाइम में। अब वो कितने टाइम के लिए निकालना है वही तो मैटर कर रहा है। तो dt टाइम में भाई चार्ज फ्लो हुआ आई dt, और समय कितना लिया मैंने? dt, तो dt लिख दिया। अब मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे पूरे टाइम पीरियड के लिए निकाल दो, तो मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू रख दी ऊपर नीचे दोनों तरफ। वहां से मैंने साइनोसॉइडल वेव की, जो अपने पास में वेव बह रही है, उसकी वैल्यू पुट करी। उसकी वैल्यू पुट करते के साथ ही मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। उसके बाद भाई मैथ्स का काम है, मेरा काम तो खत्म ही हो चुका था। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि क्या लिखना है और क्यों लिखना है, उसके बाद मेरा काम खत्म, आपको खुद को मैथ्स कर लेना है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, इसके लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यू होती है साइनोसॉइडल वेव की, वो कितनी होती है? एवरेज वैल्यू वो आती है 0। अब देखो यार, एक और चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि ये लिखा क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस समझो। ये प्रैक्टिकली I और T है, I dt लिखूंगा। जैसे मान लो मैं वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन क्या होता है? F.dx। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लूं तो वो मुझे वर्क डन बता देता है। सिमिलरली यहाँ पे आई डी टी कर्व का जितने टाइम के लिए पूछा गया, अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लूंगा तो वो मुझे क्या बता देगा? वो मुझे बता देगा इसकी एवरेज वैल्यू। अब क्योंकि 0 कैसे पता लगा, ये तो हमने एनालिटिकली सारी चीजें निकाल के पता कर लिया। अगर मुझे डायरेक्ट पता करना होता कि भाई ऐसी कोई वेव दे रखी है, अब मानो ये आपको पता नहीं है साइनोसॉइडल है, लेकिन सिमेट्रिक वेव है। सिमेट्रिक का मतलब आधा पार्ट जितना है अगला आधा पार्ट भी उतना ही है, मैग्नीट्यूड में भी, एरिया भी उसका सब सेम। तो मुझे पता है कि आई टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व जो होगा, जितने टाइम के लिए बोला गया है, वो होगा उसका एवरेज वैल्यू। आईडीटी कर्व का एरिया देखो ना, आईडीटी इंटीग्रेशन क्या है? आईटी कर्व का एरिया। अब एरिया जो है आधे टाइम में जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव ए एरिया है तो ये नेगेटिव ए एरिया हो जाएगा, और टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो a माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए आई डी टी की वैल्यू, एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई टी कर्व 0 से t टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा में 0 होगी। उसकी वजह से आई एवरेज 0 आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है कि किसी कर्व का एवरेज वैल्यू कितना है, तो मैं क्या करूंगा, आई टी, अगर मुझे आई एवरेज पूछा हुआ और आई और टी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा एक काम करूंगा, आई टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल लूंगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, उतना करके मैं लिख दूंगा भाई एवरेज वैल्यू 0। यहां तक समझ में आ गया तो नोट करें, क्योंकि मैं ये सब हटाने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती 0 से और हाफ टाइम पीरियड के बीच की, हाफ साइकिल की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालता भाई? देखो यहां तक नोट करो, रोक के बिल्कुल एकदम।
उसके बाद अब मैं बताता हूं हाफ साइकिल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हाफ साइकिल की वैल्यू निकालते हैं भाई। यहां पे मुझे कुछ नहीं करना है हाफ साइकिल के लिए, क्यों? एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, चार्ज कितना फ्लो हुआ कितने टाइम में। अब टाइम की वैल्यू चेंज कर देनी है, पहले मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा ले रहा था ना, अब मैं पाई अपॉन ओमेगा ले लूंगा। हाफ साइकिल के लिए लिख रहा हूं भाई, तो पाई अपॉन ओमेगा ही लेना पड़ेगा ना, तो यहां पे भी पाई अपॉन ओमेगा ले लूंगा भाई। ठीक है भाई, सही, बहुत सही। तो ये अपने पास में यहां तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, आई नॉट नीचे आ जाएगा पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई अपॉन ओमेगा, और यहां पे लिमिट आएगी पाई अपॉन ओमेगा। बिल्कुल सही है। बस चेंज होगा तो सिर्फ इतना सा होगा जो यहां मैंने लिखा था उसके अंदर। देखो भाई, ये बात तो फैक्ट है, अगर मुझे आधे साइकिल का क्या पूछा गया, एवरेज वैल्यू, इसका मतलब आधे साइकिल का एरिया अंडर द कर्व पूछा हुआ है। अब ये एरिया अंडर द कर्व 0 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट एडिशन ही हो रहा है। अगर कुछ नीचे वाला पार्ट आता तो वो नेगेटिव आता, तो उसको घटाता मैं। अब ये तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ये 0 नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब इस वैल्यू को लिखते हैं भाई, आई नॉट, ठीक है, ये आ गया पाई, सॉरी ओमेगा आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया पाई। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो अगेन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है ना, और ये 0 से पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया मैंने, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो आ गया आई नॉट अपॉन पाई, आई नॉट अपॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है भाई, और प्लस प्लस माइनस आए तो और क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 0। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लिमिट रखना आपको आता ही होगा यार, मैथ्स का काम है। अब देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, कॉस 180 की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, तो माइनस ऑफ -1 हो गया +1, ये ऑलरेडी है +1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई आ गई एवरेज वैल्यू। किसकी एवरेज वैल्यू भाई, ये है एवरेज वैल्यू अपने आधे साइकिल की। तो अगर डेरिवेशन करवाया जाए तो यहां तक वैल्यू सेम रहने वाली है, उसके बाद बस मैथ्स में चेंज आना है, फिजिक्स में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। तो एवरेज वैल्यू आपको निकालनी आती है। अब फटाफट से एक एग्जांपल दूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से कर देना उस एग्जांपल को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो देखो एग्जांपल ये है अपने पास में कि इस तरह से जल्दी जल्दी फटाफट बना लेते हैं। इस तरह से कोई जो करंट है वो अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है। ठीक है, ये इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, इस तरह से कोई करंट है जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है। ये मान लेता हूं आई है, ये मान लेता हूं टी टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। ये 2 एम्पियर है, ये -2 एम्पियर है। ठीक है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो मैंने बोला है अगर आपको आप एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं एक टाइम पीरियड में निकालो, मतलब कि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? देखो भाई ये हो गया अपना फुल साइकिल, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, यहां तक इस तरह से। इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करो ना। फुल साइकिल किसे बोलते थे? इसे बोलते थे फुल साइकिल। अगर ये फुल साइकिल है यानी कि एक चक्कर अपना पूरा कर गया, यानी कि 0 से मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक है, 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, यानी कि ट्राइंगल होगा इस तरह का, वो भी एक साइकिल ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस तरह से कोई ये मुझे दिखाया जाएगा तो वो भी अपना इसी तरह से क्या करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो एक साइकिल में अगर मुझे पूछी जाएगी तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका एरिया निकाल लूंगा माइनस इसका एरिया निकाल लूंगा, जो कि बराबर आ गया, यानी कि 0 हो गया। अगर हाफ साइकिल का पूछा जाएगा तो क्या करूंगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल लूंगा। कितना आएगा ऊपर वाले का एरिया, ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया देखो 1 ये वैल्यू है, 2 ये वैल्यू, तो 2 × 1 यानी कि 2 आ गई अपने पास में एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल की 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल था बेसिक सा। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसके गो थ्रू जा सकते हैं और उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व होगा क्यों नहीं भाई, हमने क्या मिस किया है जो सॉल्व नहीं होगा? सारी चीजें तो पढ़ ली हैं, बेसिक चीजें तो पढ़ ली हैं, उसी के ऊपर कोई भी थ्योरी डेवलप की जा सकती है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। इसलिए याद रखना है कि जो चीजें डिस्कस की जा रही हैं उन पे पूरा फोकस रखना है, उनको नोट करते हुए चलना है कि सर कैसे बता रहे हैं, और जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उनको लिखते हुए चलना है। स्टार मार्क कर लेना भाई, ऐसे बताया है, यहां से यहां तक की वैल्यू एक साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू, जो साइनोसॉइडल करंट है जो कि अपने सिलेबस में है,
उसकी वैल्यू होती है पूरे साइकिल में, एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, 0। ठीक है, उसके बाद आधे साइकिल में वैल्यू होती है 2I0 अपॉन पाई। रट्टा मार लो इस चीज का। ठीक, आ जाओ भाई, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस का मतलब क्या है? आरएमएस का मतलब आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि कोई भी अपने को वैल्यू दी हुई है उसका पहले रूट मीन और स्क्वायर वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं उल्टा चलूंगा। उल्टा क्यों चलूंगा? उल्टा इसलिए नहीं चलूंगा क्योंकि मजा आता है उल्टा चलने में। उल्टा इसलिए चलूंगा क्योंकि वैल्यू जो है आरएमएस की वो कैसे फाइंड की जाएगी? पहले कर्व का करेंगे स्क्वायर, इसको 1, इसको 2 और इसको थर्ड नंबर पे प्रीफर करेंगे हम। समझ में आ गया? पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? मीन लेंगे। मीन का मतलब इंटीग्रेशन होता है भाई, मैथ की भाषा में मीन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। मीन लेंगे, उसके बाद उसका क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उल्टा चलो, उल्टा चलो, देखो स्क्वायर करो सबसे पहले, उसके बाद उसका मीन लो और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लो। ये हो गया अपने पास में आरएमएस वैल्यू। तो निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आ जाए तो पेपर में सॉल्व कर देना। ठीक है, वैसे आप खुद भी निकाल सकते हो, इतनी मैथ्स आपको आती है। देखो आरएमएस वैल्यू निकालनी, मुझे करंट का फंक्शन दिया हुआ है I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको, सवाल दे रहा हूं कि फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल। पूरे के लिए तो आप लोग निकाल ही लोगे, मुझे पता है, बुक में दिया होगा डेरिवेशन, वहां से देख के निकाल लोगे, है ना। इसको निकालो और खुद से ट्राई करो कैसे निकलेगा। कुछ भी नहीं करना, पहले स्क्वायर करना है, हाफ साइकिल के लिए मीन लेना है, फिर उसका अंडर रूट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी वो अपनी हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू हो गई। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हूं ही भाई, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है, आप लोग मानोगे थोड़े ना ऐसे। चलो भाई, अगर आप लोगों ने पूरा अपना दे दिया है इसको 100% ट्राई, और मैं उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने इसको सही भी सॉल्व कर लिया है। I = दिस, तो हाफ साइकिल के लिए मुझे करना है। ओके, इसका पहले मैं क्या बना लेता हूं? इसका पहले मैं सुंदर सुंदर चित्र बना लेता हूं। भाई क्या ये वैल्यू, ये जो मुझे I दिखाया हुआ है, ये टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है? I0 sin ओमेगा टी भाई साइन कर्व है, जिसमें इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2π अपॉन ओमेगा होता है, t = और मैं बोल रहा हूं हाफ साइकिल के लिए, मतलब हाफ साइकिल के लिए मुझे पाई अपॉन ओमेगा टाइम तक के लिए इसको क्या करना है? निकालना है। मतलब मुझे सिर्फ यहां तक के लिए आरएमएस वैल्यू निकालना है। अब ये कोई वो नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ये कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं है कि वहां तक बोला हुआ है वहीं तक निकालेंगे। भाई मैं इंटीग्रेशन में वैल्यू चेंज करके कहीं तक भी निकाल सकता हूं और कुछ भी निकाल सकता हूं, कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी है इसमें। देखो अभी निकालता हूं। ठीक है, चलो भाई, 0 से पाई अपॉन ओमेगा हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, पहले क्या कर दूं? पहला स्टेप 1 क्या करेंगे? गिवन फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर करने पे मिला मुझे I0 स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पहला काम हो गया, आरएमएस में से S हो चुका है तो इस पे टिक लगा दिया, स्क्वायर हो गया। अब करते हैं इसका मीन हाफ साइकिल के लिए, तो मीन करेंगे। तो स्टेप 2 में मीन करना है मुझे। मीन के लिए क्या करेंगे भाई? मीन के लिए इसका क्या कर देंगे? इसका I स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, ये मीन आ गया। अब टाइम कितने के लिए करना है? हाफ साइकिल के लिए, तो 0 से पाई अपॉन ओमेगा और 0 से पाई अपॉन ओमेगा के लिए मीन कर दें। अब I स्क्वायर की वैल्यू क्या है? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर का मीन करना है, पहले स्क्वायर करना है फिर मीन करना है। अब वहां पे I dt मत लिख देना, यहां पे हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करने, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अलग था, वहां एवरेज की बात करते इसलिए लिखा था, यहां स्क्वायर की बात कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर उसका मीन लिखेंगे। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या है? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फटाफट से डाल देते हैं, तो आ गया भाई I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन dt, 0 से पाई अपॉन ओमेगा, 0 से पाई अपॉन ओमेगा। अब क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है जो हम सबको सॉल्व करना आता है? तो करते हैं भाई। क्या हो गया, यहां से आ रहा हूं मैं अब इसको सॉल्व करते हुए, वहां पे तो फिर हम आंसर लिख लेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप पे यहां भी हमने बाद में, तीसरे में तो इसका रूट लेना है बस। ठीक है, तो इसका करते हैं भाई, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो I0 स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, I0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, उसको बाहर निकाल लिया।
0 से पाई अपॉन ओमेगा में साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे dt के साथ में, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन लिखेंगे dt कहां से कहां तक, 0 से पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है भाई। अब यार एक बात आपको पता है, खूब अच्छे से पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको 2 से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता, साइन और कॉस का आता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर को हमेशा कॉस की टर्म में तोड़ लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, तो लिख देंगे ओमेगा टी। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 जो है वो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो बिल्कुल कर देते हैं भाई। 0 से पाई अपॉन ओमेगा में जाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटीग्रेशन डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय आई नॉट स्क्वायर तो बाहर है भाई, ये आ जाएगा 0 से पाई अपॉन ओमेगा और डी टी। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये मैथमेटिकल नॉलेज आपको पता है, मेरे से अच्छी मैथ आती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है। आओ फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आई नॉट स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 का, dt के साथ में क्या हो जाएगा, t/2 माइनस एज इट इज cos 2 ओमेगा t बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 तो एज इट इज, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई ओमेगा तक रखनी है। नीचे आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई अपॉन ओमेगा तक। ठीक है, अब भाई साहब देखो कितनी बेसिक और कितनी आसान बात है, समझने की कोशिश करो। लिमिट्स पुट करते हैं, आई नॉट स्क्वायर इंटू पाई अपॉन ओमेगा रखो भाई, पाई अपॉन 2 ओमेगा आ गया। ठीक है, माइनस यहां पे भी पाई अपॉन ओमेगा रखो, ये तो नीचे 4 ओमेगा आ गया। जैसे ही मैं पाई अपॉन ओमेगा रखता हूं, टी की वैल्यू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई आ गया भाई। साइन 360 की वैल्यू तो 0 होती है, सबको पता है, मुझे क्या आपको भी पता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। माइनस करूंगा, लिमिट रखूंगा 0, तो 0/2 0 और साइन 0 0, मतलब कि यहां पे सब कुछ आएगा 0। ठीक है, माइनस में फिर 0, फिर प्लस में फिर 0, मतलब 0 0 0 आ रहा है। वो मैथ्स है, आपको पता है कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो मैंने निकाल के भी बता दिया है। नीचे आ जाएगा पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा। क्या ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो भाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया, यानी कि मीन निकाल लिया है हमने, तो मीन पे भी हम टिक लगा देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका रूट निकालना है। अब रूट के लिए क्या करूंगा मैं, स्टेप 3 थर्ड स्टेप में मुझे क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। अब मीन के बाद जो एक्सप्रेशन आया वो है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर मुझे इसका रूट निकालना है तो क्या करूंगा, आई नॉट बाई रूट 2, तो वो आ जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, जो कि करंट की RMS वैल्यू आ जाएगी। अब कोई भी फंक्शन आपको दिया गया हो, आप उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको जिस टाइम पीरियड के लिए बोला गया उतने टाइम पीरियड में मीन निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्व करके मैथमेटिकली जो फाइनल चीज आएगी, जिसको आगे आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका अंडर रूट ले लोगे, तो आई नॉट बाई रूट 2 आपके पास में RMS वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल आ जाएगी। कितने की, हाफ साइकिल का, पूरे साइकिल की खुद से निकाल के देख लेना क्या आती है। कैसे निकालोगे भाई, कुछ भी नहीं करना है, 0 से पाई बाई ओमेगा, उसको 0 से 2 पाई कर दो, हो गया खेल खत्म, उतना ही तो करना है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक आपको RMS वैल्यू निकालना भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले कभी विजिट नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा, भाई देखो ऐसे भी आप लोग चीजों को सीख सकते हो। ठीक, ओके, अब आगे चल लेते हैं। ये तो अपना हो गया खेल, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये वैल्यू, वो वैल्यू। अब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे, NIT में जाओ, IIT में जाओ, वहां फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट लगेगा BEE करके, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहां पे आपको बेसिक सर्किट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पढ़ ली हैं चीजें, तो डेफिनेटली वहां पे आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो अपने सचिन सर ने पहले पढ़ाया हुआ है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, प्रोफेसर साहब आप क्या पढ़ा रहे हो ये। वहां पे आपको बस बेसिक चीज, जैसे यहाँ पे साइन कर्व का आपको मैंने क्या निकालना सिखाया, IRMS निकालना सिखाया, वो कॉस का निकलवा लेगा।
तो कॉस का कर्व क्या होता है, साइन से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट थोड़ी है, ऐसे बना दूंगा। मतलब जहां पे आई की वैल्यू में लिख रहा था आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहां लिख दूंगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई, बेसिक। आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट्स, एसी सर्किट्स जिसे हम बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कि भाई हमने इंडक्टर पढ़ लिया, हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, हमने रजिस्टर पढ़ लिया, लेकिन डीसी सोर्स के अक्रॉस लगा के पढ़ा है। क्या होगा जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई लगा दी जाए, मतलब क्या है कि एक ऐसी सप्लाई लगा दी जाए जो अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करके चल रही है, मतलब ऑसिलेशन करके चल रही है, मतलब साइनोसॉइडली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब हमारे सिलेबस में साइन का ही है, एक्चुअल में जेई में भी साइन का ही आता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वही बेसिक है और वही सप्लाई वप्लाई हमारे पास में मिलती है। तो चलो भाई पढ़ते हैं पहले आर सर्किट। कौन सा सर्किट, आर सर्किट। तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और यहां पे मैं लिख लेता हूं आर सर्किट। आर सर्किट क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगाया गया है, किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस। फिर मैं एल सर्किट पढ़ाऊंगा, फिर मैं सी सर्किट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आर एल, फिर आर सी, फिर आर एल सी, तीनों को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपका ये समझो कि चैप्टर का मेजर पोर्शन खत्म, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर आपका पावर फैक्टर, पावर बचा और ट्रांसफॉर्मर बचा, वो हम अगले में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे सर्किट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई E इज इक्वल्स टू आर लगाया हुआ है, इस तरह का सर्किट मुझे नजर आ रहा है। ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है, ये है E नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। E जो है ये लिख रहा है छोटा सा E, ये E है E नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। तो भाई सर्किट में क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो मतलब E नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होना चाहिए, अगर इसमें करंट जा रही है I, तो I इंटू आर के बराबर होनी चाहिए। तो I क्या हो जाएगी, करंट जो इसमें से जाएगी वो आ जाएगी E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया अपने पास में करंट का एक्सप्रेशन, यानी कि जो सोर्स की मैंने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, समझ में आ गया। लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों, E जो था, E की वैल्यू थी हमारे पास में E नॉट साइन ओमेगा टी। इस E नॉट में मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है ना R का, तो I नॉट बना है। तो इसका कर्व बना लेते हैं। पहले जो वोल्टेज अप्लाई किया वो है E नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइनोसॉइडल है। फाइनल एक्सप्रेशन आया वो भी आया E नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइनोसॉइडल है। दोनों ही t इज इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट और करंट की मैक्सिमम वैल्यू है I नॉट। करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है I नॉट वो छोटी होगी E नॉट से, क्योंकि E नॉट में R का भाग देने के बाद ये आ रही है, समझ में आ गया। तो भाई ये कर्व आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों ही 0 से स्टार्ट होके साइन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 पाई तक के में कंसीडर कर लो, आगे भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें छोड़ना पढ़ना ही नहीं है, यहाँ तक 2 पाई तक का बना के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ज्यादा दिखाई गई है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू में R का भाग दूंगा तो थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा, मान लो जो वोल्टेज अप्लाई किया है मैंने E वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट जो फ्लो करी है रजिस्टर में वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो E और I दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, जो कि मुझे यहां से दिखाई भी दे रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये फेजर डायग्राम होगा छोटा सा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पता है, बेसिक है। RLC पढ़ेंगे तब थोड़ी चीजें काम में आएंगी, LC ऑसिलेशन पढ़ेंगे, RL ऑसिलेशन पढ़ेंगे, तब थोड़ा चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। आओ भैया आगे चलते हैं। ये तो R सर्किट हो गया, अब आ जाओ आगे कौन सा, देखो C सर्किट, कैपेसिटर, ठीक है। अगेन यहाँ पे E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। देखो इसका एक तरीका है, तरीका क्या है मैं याद करवा देता हूं। वहां E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी लगाना है और करंट निकाल के लेके आनी है कैसे भी, ठीक है। क्या लगाना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट निकाल के लेके आनी है और साइन की टर्म में लानी है, ताकि मेरे को ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, समझे। क्या बनाने में दिक्कत ना हो, ग्राफ बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, और मुझे फेजर डायग्राम में भी दिक्कत ना हो, इसलिए करंट का एक्सप्रेशन साइन की टर्म्स में लेके आना है। तो आ जाओ भाई लेके आते हैं फटाफट फटाफट।
ये यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वही यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। अगर इसकी कैपेसिटेंस C है, इसमें चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे Q है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया भाई, Q अपॉन C। और वो पोटेंशियल बराबर होगा जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया, किसके, E नॉट साइन ओमेगा टी के। बिल्कुल सही है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई भाई, Q की वैल्यू आ गई C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब ये तो Q है, यानी कि ये तो चार्ज है, मुझे चाहिए करंट, चार्ज तो चाहिए नहीं मुझे, तो करंट और वोल्टेज का कंपैरिजन चल रहा है भाई, यहाँ पे करंट और वोल्टेज की लड़ाई है सारी की सारी। तो मैं करंट निकालने के लिए क्या करूं, dq बाई dt कर दूं, कर देते हैं। तो भाई आप कह रहे हो तो इसमें क्या है, तो dq बाई dt कर रहा हूं, तो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt हो जाएगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में तो I आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं, चलो यहां पे लिख ही लेता हूं यार, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर लिख लो, तो आ जाएगा dq बाय dt बराबर c e नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी। बहुत ही सही, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, तो ओमेगा। तो करंट की जो वैल्यू आई वो आई मेरे पास में, I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, यही आएगी, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला कि पहली चीज तो एक करंट का फंक्शन जो है हमेशा साइन की टर्म्स में होना चाहिए, तो साइन की टर्म्स में अगर ये होना चाहिए तो देखो कॉस जो है साइन से क्या होता है, 90 डिग्री आगे होता है। अब यहाँ पे साइन में मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन कॉस जो है साइन से 90 आगे होता है। जब साइन 0 होता है तो कॉस 1 होता है। सब कॉस साइन जहां पे 0 से स्टार्ट होता है ना, t इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 होगी तो कॉस की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब 90 डिग्री आगे है, यानी कि इसको लिखा जाएगा साइन, क्या लिखा जाएगा भाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा है ना ये, ओमेगा टी मतलब थीटा, कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, वही तो लिखा है, देख लो वही लिखा है। अब भाई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए, बच्चों के जी के जंजाल को सुलझाते हुए, ओमेगा सी जो ऊपर मल्टीप्लाई में उसको नीचे लेके आ रहा हूं। क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे आई नॉट बनाना है। ऐसी चीजें जो हमें लिखी हुई है उनको ऐसे ही करके आना भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे लिख के आओगे तो भी सही है, लेकिन ऐसे लिख के आओगे तो एग्जामिनर के दिमाग में ये नहीं आएगा यार ये क्या लड़का है, इसको पता ही नहीं नीचे भी लिखना होता है, इसलिए नीचे लिख के आना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये ओमेगा सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा, बस मैंने ओमेगा सी को नीचे लिख लिया। इसका रीजन है वो अभी मैं बताऊंगा। ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है जी, तो इसको मैं बाद में फाइनली लिख सकता हूं ई नॉट अपॉन एक्स सी। एक्स सी का मतलब क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, से बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास में आई का एक्सप्रेशन, और फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा, जो करंट निकलेगी वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है भाई, ये फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास में आ गया। कैसे लिखा है भाई, ई नॉट अपॉन एक्स सी को लिख दिया आई नॉट लिख दिया। एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या है, ये रही, एक्स सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी की वैल्यू, तो ये लिख दिया ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जो मैंने वोल्टेज लगाया है वो है साइन ओमेगा टी, और जो मेरा करंट आ रहा है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि क्या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, बिल्कुल है। तो इसीलिए एक छोटी सी बात जो मैंने सीखी थी अपने टाइम में, वो अभी भी याद है और अभी भी काम आती है और आपके भी काम आएगी। आपको एक चीज याद रखनी है, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करती है, रट लो, रट लिया मतलब ठीक है। जहां पे करंट लीड करती हुई नजर आ जाए समझ जाना कैपेसिटर का सर्किट है। डायरेक्ट दे देगा कि एक AC वोल्टेज लगाया है और उसका वोल्टेज और करंट का डायग्राम ऐसे आ रहा है। अब आपको दिख गई ना भाई करंट लीड कर रही है, तो आप बोलोगे CCL कैपेसिटर में तो करंट लीड करती है, मतलब कैपेसिटर सर्किट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता ही है, क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिक मतलब डेरिवेशन वाला पार्ट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो भाई, अपने कर लेते हैं अब इसकी तैयारी। कैसे, V जो है, V को साइनोसॉइडल लगाया था, मतलब कि वोल्टेज जो है, तो उसका ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, अब जो अपना करंट है 90 डिग्री आगे, तो जब 0 है वैल्यू,
वोल्टेज की, तो करंट की 1 हो गई, तो इस तरह से चल रहा है, वो 90 डिग्री आगे है, तो ये करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखो ये आई लिखा भी हुआ है। ठीक है, करंट जो है 90 डिग्री आगे है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। पहली बात तो इनका रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं फेजर डायग्राम से दिखाना चाहूं तो यहाँ पे फेजर डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि किसी टाइम t1 पे अगर v यहां है, v हमेशा यही मानेंगे t1 पे हम, ठीक है, तो उससे 90 डिग्री आगे हो जाएगा क्या, ओमेगा t1 प्लस पाई बाई 2 पे हो जाएगी करंट। ठीक है भाई, तो करंट ये आ गई, ये आ गई करंट, और ये आ गया वोल्टेज। वोल्टेज से 90 डिग्री आगे क्या हो गई भाई, करंट हो गई है। समझ में आ गया? तो ये फेजर डायग्राम बहुत ही बेसिक सी बात है। इसमें इसी में बच्चों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। डरने वाली तो बात नहीं है, कोई समझ में नहीं आया होगा, शायद इसीलिए डर लगा होगा। चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। एल सर्किट आ गया, एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, मतलब कि ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर को एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है। वही एक बात, अब बच्चे को ये वीडियो पूरी भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उसको पता है सर यहां लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल बराबर है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी कर देंगे, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है भाई, यही होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये भी पता है कि सर यहां से करंट की वैल्यू निकालने वाले हैं, उसी को वहां पे बता देंगे। तो भाई मेरी जरूरत अब आपको नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, इसीलिए मैं कर रहा हूं इसको आगे सॉल्व। डी आई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ई नॉट बाई एल इंटू, ई नॉट बाई एल आ गया ना, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब मान रहा हूं कि पूरे जो अपना एक साइकिल है उसमें करंट की वैल्यू जा रही है 0 से आई की तरफ, तो डी आई का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इधर भी इंटीग्रेशन कर दूंगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे वी और आई में ही तो रिलेशन निकालना है भाई, पोटेंशियल और मतलब जो पोटेंशियल है और जो करंट है उसी के बीच में तो रिलेशन निकालना होता है। तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगी ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा टी का भी तो करना है, तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा जो आएगा उसको मैं बाहर चलो अंदर ही लिख देता हूँ यार, आप कंफ्यूज भी तो हो जाते हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, मतलब कि जो वैल्यू आई आई की वैल्यू आ गई मेरे पास में ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यार मैंने आपको एक बात फिर से बताई थी कि आपको हमेशा क्या लिखना है, आपको लिखना है साइन की टर्म में। अब जब कॉस जो था वो 90 डिग्री आगे था, किससे, साइन से, तो माइनस कॉस तो 90 डिग्री पीछे हो गया, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप एक बात बताओ, जो साइन 90 माइनस थीटा है, क्या मैं उसको माइनस साइन थीटा माइनस 90 है, थीटा माइनस 90 है, उसको मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं भाई। साइन थीटा माइनस 90 को कॉस थीटा तो लिख सकता हूं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। मैथ्स है। अब यार ये तो अगर इसमें गड़बड़ी कर रहे हो तो मैथ्स में दिक्कत है तुम लोगों को। ठीक है, ये आ गया भाई माइनस कॉस थीटा, मतलब ओमेगा टी अगर मैं यहां लिख दूं साइन ओमेगा टी माइनस 90, तो क्या ये कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह मैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो वही लिखूंगा। आई इज इक्वल्स टू आ गया आई नॉट, एक सेकेंड, आई नॉट नहीं लिखना है, ई नॉट अपॉन एक्स एल लिखना है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जैसे वहां पे एक्स सी आया था ना, यहाँ पे एक्स एल आया है। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। चलो इसको भी हटा ही देता हूं, साइन आ गया, ब्रैकेट के झंझट में मत पड़ो। ठीक, अब आई को लिख दिया मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि जो वैल्यू है करंट की वो आई है आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। अब उसके आगे आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जो कि क्लियरली विजिबल है कि जब वोल्टेज अप्लाई किया गया है ना साइन ओमेगा टी में, तो करंट आई है इंडक्टर में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में, मतलब कि ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे हो गई। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री पीछे हो गई है। क्या पीछे हो गई है, करंट पीछे हो गई है। तो वोल्टेज तो हमारा हमेशा साइन ओमेगा टी की टर्म्स में रहेगा, मतलब कि टी इज इक्वल साइन का परफेक्ट कर्व बनेगा। टी इज इक्वल टू 0 पे भाई साहब ऐसे एकदम घूमता फिरता मस्त आया है। अब जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे हो गई है, तो पीछे हो गई इसका मतलब क्या है कि नीचे से जाएगी करंट, तो करंट ये आ गई। ठीक है,
और वैल्यू इसकी हमेशा वोल्टेज से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ई नॉट में ओमेगा एल का भाग देने पे आ रही है आई नॉट की, तो वो हमेशा कम होगी। तो छोटे होने का भी रीजन आपको पता चल गया। सिमिलरली हमेशा किसी टाइम T1 पे अगर वोल्टेज है ओमेगा T1 इस डायरेक्शन में, जो कि हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, तो उससे 90 डिग्री पीछे का मतलब क्या है, इधर की तरफ -90 कर दो तो पीछे की तरफ मतलब इधर 90 डिग्री पीछे आ रही है आई की वैल्यू, तो ये इसका फेजर डायग्राम होगा। इनमें बच्चों को घबराहट होती है, डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी जेई का सवाल तोड़ सकते हो। यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है, आगे हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, उसके बाद आरएलसी सर्किट, फिर एलसी ऑसिलेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें जो चीज पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ट्रांसफॉर्मर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।